अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो प्लेजरिज्म के ऊपर मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात की है और मैं अब इस वीडियो के अंदर इस प्लेजरिज्म के टॉपिक को सम अप करूँगा। तो काइंडली आप की जो निगाह है वो इसकी स्लाइड्स के ऊपर बोर्ड के ऊपर आनी चाहिए और आपकी जो सुनने की जो एक जो एबिलिटी है उसको काइंडली आपने उसको एक्टिव रखना है। आप दोनों चीज़ों को जब आप एक्टिव रखेंगे, अपनी आँखों को और अपनी समातों को, तो आपको इस प्लेजरिज्म की जो है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मज़ीद अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस वगैरह आप मज़ीद क्रिएट हों, इसकी तफसील जानना चाहें तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर आप आ जाइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे उसके मज़ीद जवाब दे दूँगा। तो चलते हैं जी कि हम अपने प्लेजरिज्म के टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, प्लेजरिज्म बेसिकली आइडियाज़ होते हैं या अल्फाज होते हैं जो कि किसी दूसरे शख्स की मलकियत होते हैं और जब हम उनको अपनी राइटिंग के अंदर या अपनी स्पीच के अंदर अपने आइडियाज़ और अपने वर्ड्स के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक प्लेजरिज्म की शक्ल है। मसलन किसी शख्स का कोई आइडिया उसने ख़ुद पहले वो आइडिया का पायनियर था, इनिशिएटर था, उसने वो आइडिया पेश किया मार्केट में या अपनी बुक के अंदर वो आइडिया दिया या उसने पब्लिक के लिए वो आइडिया उसने दिया और उसके अल्फाज थे, आपने उसको अल्फाज को अपने अल्फाज के तौर पे आपने जब पेश किया तो आप यहाँ से प्लेजरिज्म का आगाज़ होता है। इट इज़ सीन एज अ काइंड ऑफ थेफ्ट। अब इसको क्या समझा जाता है, ये कोई ऐसे मजाक की बात नहीं है कि जी आप किसी के लिखी हुई चीज़ को आप उसमें से कापी पेस्ट करें और आप उसको अपना नाम नीचे लिख दें और आप कह दें जी कि ये मेरा आइडिया और आप अपनी जो है ना एक्लेमेशन करवा लें, अपनी तारीफ़ प्रेज़ करवा लें और आप कहेंगे जी ठीक है जी ये मेरी, यहाँ फ़लाँ लोग कहेंगे यार फ़लाँ बड़ा अच्छा इसने आइडिया दिया है। तो ये बेसिकली ए काइंड ऑफ थेफ्ट है एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एकेडमिक क्राइम और इसको तालीमी हलकों के अंदर एक जुर्म तस्वर किया जाता है। इन एकेडमिक वर्क आइडियाज़ एंड वर्ड्स आर सीन एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु फर्स्ट थॉट और रोड देम। यानी ये कोई आम चीज़ नहीं। एक बंदा जिसका ये आइडिया था, जिसके ये अल्फाज थे, जिसकी ये टेक्स्ट थी, जिसकी ये राइटिंग थी, जिसके ये ख्यालात थे और ये उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आप क्या कर रहे हैं, ये आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले रहे हैं और छीन रहे हैं। Therefore, it is important for all students, including international ones, to understand the meaning of plagiarism and learn how to prevent it in their work. तो ये पहले तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। पता होगा तो वो प्लेजरिज्म से बचेगा, पता ही नहीं होगा तो वो तो कापी पेस्ट उधर से उठाया, उधर से लिख दिया, नीचे अपना नाम लिखा, अल्लाह और खैर सल्ला। जी ऐसे नहीं होगा। तो आज ये देख लीजिए कि प्लेजरिज्म क्या चीज़ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्लेजरिज्म क्या चीज़ है। इसको कॉपीराइट के तौर पे भी लिया जाता है कि जो बंदा जिसने ये कॉपी बनाई है उसके अपना ये राइट है, अगर आप उसको उठाएंगे तो वो आपको कोर्ट में भी ले जा सकता है। अच्छा जी, द मेन डिफ़िकल्टी दैट स्टूडेंट्स फेस इज़ दैट दे आर एक्सपेक्टेड। अब सुन लीजिए, दो बातें यहाँ पे होंगी। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, बड़ी मुश्किल जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उन्हें ये तवक्को होती है दो चीज़ों की, टू शो दैट दे हैव रेड द प्रिंसिपल एक्सपर्ट्स ऑन अ सब्जेक्ट बाय गिविंग साइटेशन। ये जाहिर करने के लिए कि जी उन्होंने जो इसके बड़े बड़े प्रिंसिपल एक्सपर्ट्स ऑन अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे बड़े उन्होंने उसूल जो है ना भाई, बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी उन्होंने राइटिंग ले ली है, पढ़ ली है और फिर उन्होंने उसको साइटेशन दे दी है। या टू एक्सप्लेन दीज आइडियाज़ इन देयर ओन वर्ड्स, या फिर वो क्या ऐसा करें या फिर वो अपने अल्फाज के अंदर उन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करें एंड कम टू देयर ओरिजिनल कंक्लूजन्स, और फिर वो जो उन्हीं आइडियाज़ से, यानी किसी के लिए हुए आइडियाज़ को जब आप अपने अल्फाज में बयान करते हो और फिर एक नए उसमें से ओरिजिनल कंक्लूजन निकालते हो, तो ये दो चीज़ें किसी भी स्टूडेंट के जहन में आती हैं तो जो उसके लिए एक मुश्किल होती है। तो
ये मीन कि ये दो चीज़ें जो उसके जहन में आती हैं, ये उसको उसके लिए एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती हैं कि यार ये प्लेजरिज्म है बेसिकली। क्या मैं किसी के आइडियाज़ को अगर मैं अपने अल्फाज में बयान कर दूं और फिर मैं उसमें से एक नए नतीजे निकाल दूं, को क्या ये भी प्लेजरिज्म होगा? या जब मैंने किसी के बड़ी बड़ी चीज़ मैंने एक्सपर्ट्स को पढ़ा है, उनकी राइटिंग को पढ़ा है, और फिर मैं अगर हवाला भी दे दूं और फिर मैं उसको शो करूं, तो क्या इसमें भी कोई प्लेजरिज्म का एलिमेंट होगा? तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम एड्रेस आगे करते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। तो यहाँ पे वो लिखता है जी कि देयर आर सेवरल रीजंस वाई स्टूडेंट मस्ट अवॉइड प्लेजरिज्म। ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये बेले की बुक है और ये एकेडमिक राइटिंग के ऊपर लिखी गई है। तो इसी के ऊपर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली कि ये क्या चीज़ है। ये मेरी लिखी नहीं है, बल्कि ये बेले की लिखी हुई बुक है और ये एकेडमिक राइटिंग के ऊपर है। तो इसमें से मैं आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर आर सेवरल रीजंस वाई स्टूडेंट्स मस्ट अवॉइड प्लेजरिज्म। ये इसमें बहुत सी वजूहात हैं कि भाई क्यों स्टूडेंट्स को प्लेजरिज्म से बचना चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं ये जो आपको पता लगेगा कि यार प्लेजरिज्म से एक स्टूडेंट जो है उसको क्यों बचना चाहिए। पहली बात, कॉपीइंग द वर्क ऑफ द अदर्स विल नॉट हेल्प यू डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जब आप फॉलोअर बन जाएंगे किसी के भी, आप किसी की भी लिखी हुई चीज़ के ऊपर जब आप उसको फॉलो करने लग जाएंगे और आपके अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग काम क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप किसी के इधर से पढ़ लेंगे और फिर आप आगे लिख देंगे। तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी, जो अपनी लर्निंग है, अपना नॉलेज है, वो आपका मुतासिर होगा और इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। टू शो नंबर 1 और नंबर 2 ये है कि शो दैट यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ एकेडमिक कम्युनिटी, और ये भी शो होगा कि दैट यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ एकेडमिक कम्युनिटी। आप जब आप प्लेजरिज्म को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये भी ज़ाहिर होगा कि यार आप एकेडमिक कम्युनिटी के जो रूल्स हैं आप उनको समझते हैं, उनको आपने पढ़ रखा है, उनका आपके पास नॉलेज है। यानी पहली बात ये है कि प्लेजरिज्म से क्यों बचना चाहिए, इसकी क्या वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अगर कोई बंदा प्लेजराइज करता है उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नंबर 1, इसलिए उसे बचना चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है। नंबर 2 पे है कि ये आप जब साइटेशन देते हो, किसी की रेफरेंस देते हो, किसी को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो लिखते हो, तो अगला बंदा जो आपकी बात को सुन रहा होगा या आपकी राइटिंग को पढ़ रहा होगा, उसके अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। यार ये बंदा बड़ा ऑनेस्ट है कि इसने अब किसी के ख्यालात को अपने ख्यालात के तौर पे पेश नहीं किया, बल्कि जो जिसका ख्याल था, जो जिसका आइडिया था, उसी को उसने कोट किया है और उसको उसका क्रेडिट दिया है। तो कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर आप ये समझा जाएगा कि आप रूल्स को समझते हैं। अब प्लेजरिज्म इज़ ईजिली डिटेक्टेड बाय द टीचर्स एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये जो दोनों यानी टीचर्स भी इसको समझ लेते हैं, आसानी से समझ जाते हैं, और जो कंप्यूटर है ये तो टीचर्स से भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस है और ये फौरी तौर पे पकड़ लेता है कि जी यहाँ पे जहाँ ना कॉपी पेस्ट का हुआ है और यहाँ पे प्लेजरिज्म हुआ है। नंबर नेक्स्ट है जी, इट मे लीड टू फेलिंग अ कोर्स। इससे ये भी हो सकता है कि आपने बड़ी मेहनत से कॉपी पेस्ट किया, प्लेजराइज किया, किसी के एडवाइस को लिया और फिर लिखा और फिर पढ़ा और बुक्स ली और सारा करके जब आपने पेपर दिया तो आप उस कोर्स में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेजरिज्म का एलिमेंट आ गया और वो उठा के आपकी परे डाल देगा कि यार ये तो सारा इसने किसी का लिखा हुआ था और इसने अपने नाम पे करके और ये इसने डिसीव किया है। तो देयर आर, ये टॉपिक अब देख लें कि देयर आर सेवरल रीजंस कि ये वो वजूहात थी कि जिससे स्टूडेंट को बचना चाहिए कि अपनी मेहनत ज़ाया ना हो और एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर उसकी इंसल्ट ना हो, और जो टीचर के सामने उसकी वो ना हो कि यार ये देखें इसने ख़ुद से, मैंने इसको कहा था कि अपनी क्रिएशन लेके आओ और इसने ये काम कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि बेसिकली ये प्लेजरिज्म क्या चीज़ है। आगे हम चलते हैं कि एक्नॉलेजिंग सोर्सेज, आप कैसे किसी के सोर्सेज को एक्नॉलेज करते हैं। यानी कोई भी किसी का आइडिया है, कोई भी किसी की टेक्स्ट है, किसी की राइटिंग है, आप उसको किस तरीके से आप उसको क्रेडिट देते हैं। तो 2 तरीके हैं इसमें ज़ाहिर किए हैं कि इफ़ यू बारो फ्राम
आर रेफर टू द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। यानी अगर आपने किसी का कोई आइडिया लिया है या आपको वो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आपने का जो अपना ओरिजिनल आर्गूमेंट है उस ओरिजिनल आर्गूमेंट के साथ आप एक एग्जाम्पलीफाई करना चाहते हैं या एक नेक्स्ट आप उसको वेटेज देना चाहते हैं अपने आर्गूमेंट को किसी और की कि जी मैंने ये बात कर रहा हूँ तो इसी की मिलती जुलती बात किसी और शख्स ने भी की है और उसका नाम ये है और ये उसकी बात है, तो इससे क्या होगा कि जब आप एक साइटेशन देंगे तो आप हवाला देंगे तो इससे आपकी प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाएगी, वो प्लेजरिज्म नहीं होगी। कैसे देंगे हवाला, ये नीचे मैं आपको बताता हूँ। या मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा कि समरी एंड साइटेशन, यानी आप लिख रहे हैं तो आपने एग्जांपल दिया या आर्गूमेंट बिल्ड किया तो आपने क्या किया कि स्मिथ ने 2009 क्लेम्स दैट मॉडर्न स्टेट यील्ड्स पावर इन न्यू वेज। तो ये आपने उसको जिसकी जो राइटिंग थी उसको आपने ये साइटेशन इस तरीके से दे के आप प्लेजरिज्म से निकल गए। नंबर 2 पे ये है कि कोटेशन एंड साइटेशन। अब देखिए ना, कोटेशन बेसिकली द वर्ड्स ऑफ अ सेम पर्सन विदाउट एनी अल्ट्रेशन, बगैर किसी तब्दीली के जो किसी का वर्ड होगा, जो किसी की सेइंग होगी, अगर आप उसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिख देते हो तो हम इसको कहते हैं कि ये क्यूटेशन है, ये क्यूट है, क्यूट आपने किया है उसको। यानी जिस तरीके से कोट किया है हमने, जैसे अकॉर्डिंग टू स्मिथ द पॉइंट इज़ नॉट दैट स्टेट इज़ इन रिट्रीट बट दैट इज़ इट डेवलपिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ पावर। ये वो स्मिथ की अपनी एक राइटिंग है जिसको आपने कोटेशन एंड साइटेशन का हेडिंग दी है, नीचे उसकी वो कोटेशन दे के और आखिर में 2-3 डॉट डाल के, यानी ये आप देख लें तो इसके अंदर ये आपका इन्वर्टेड कॉमास है और ये बंद हो रहा है, यहाँ पे आपने स्मिथ 2009 और 103 पेज पे आ गया। तो ये इस तरीके से जब आप देंगे और फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो इससे आप प्लेजरिज्म से बच जाएंगे। तो जब भी प्लेजरिज्म की तरफ आपका कोई आर्टिकल जाएगा या आपका थीसिस निकलेगा जाएगा और उसको प्लेजरिज्म के लिए जाएगा कि इसके अंदर कितनी % प्लेजरिज्म है, तो जब आप उसको साइटेशन में देंगे तो वो उसमें से आपको निकाल देगा और आपको प्लेजरिज्म फ्री करार दे देगा, क्योंकि आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं। अब नीचे देखें ज़रा, एक और भी तरीका है कि these in text citations are linked to the list of references at the end of the main text which includes the following। ये वो तरीका है जिससे आप आखिर में जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं तो आप उसमें ये रेफरेंसेस दे देते हैं कि जी मैंने आथर जो लिया है वो स्मिथ थे, डेट उसकी थी 2009 को उसने लिखी हुई थी, टाइटल उसकी बुक का नाम ये था, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ये थी और पब्लिशर ये था। तो ये आपने आखिर में उसकी रेफरेंस दे दिया, साइटेशन दे दी, तो इससे आप प्लेजरिज्म से निकल गए जी। ये होता है जी, आप किसी को क्रेडिट देते हैं। तो अब ज़रा थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर बहुत से ये सवालात होते हैं कि यार ये जो किस हद तक ये प्लेजरिज्म की किस होती है और किस किस्म के ये मैं करूं तो ये ना करूं, ये करूं तो प्लेजरिज्म होगा, या ये भी अगर मैं ये ना करूं तो क्या प्लेजरिज्म होगा कि नहीं। तो इस किस्म के क्वेश्चन, तो आइए ज़रा हम इसके ऊपर थोड़ा सा एड्रेस करते हैं, समझते हैं कि ये प्लेजरिज्म, ये तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं, तो इसके ऊपर हम आके बात कर लेते हैं। नंबर 1 सिचुएशन क्या है जी, कि ये अब कुछ सिचुएशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आके वो देखते हैं कि यार मैं इस सिचुएशन में अगर रहूँगा तो क्या मेरी ये होगी कि नहीं प्लेजरिज्म। मसलन कॉपिंग अ पैराग्राफ बट चेंजिंग अ फ्यू वर्ड्स एंड गिविंग अ साइटेशन। मसलन आप किसी की कुछ पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, उसमें से कुछ 2-4 वर्ड्स ऊपर नीचे करके तब्दील कर देते हैं और आप उसका फिर उसके साइटेशन भी दे देते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में ये होगी कि नहीं। कटिंग एंड पेस्टिंग अ शॉर्ट आर्टिकल फ्राम अ वेबसाइट विद नो साइटेशन। मसलन आप कोई साइटेशन नहीं देते, हवाला नहीं देते और आप गूगल पे गए जी, वेबसाइट पे गए, वहाँ से कट कॉपी पेस्ट किया, उधर चले गए और ख़ुद अपने आर्टिकल के अंदर आपने उसको पेस्ट कर दिया। और सूरत कौन सी हो सकती है कि टेकिंग 2 पैराग्राफ फ्राम अ क्लासमेट्स। ऐसे आपने अपने दोस्तों के साथ काम किया और उनसे आपने 2 पैराग्राफ लिए और उनको अपनी कॉपी में शो कर लिया और विदाउट एनी साइटेशन, और आपने किसी का हवाला भी नहीं दिया। टेकिंग अ ग्राफ फ्राम अ टेक्स्ट बुक एंड गिविंग द सोर्स। आपने टेक्स्ट बुक से ग्राफ लिया और सोर्स भी दिया। टेकिंग तो क्या ऐसी सूरत में होगा कि नहीं। टेकिंग अ कोटेशन फ्राम अ सोर्स, किसी भी सोर्स से कोटेशन लेना, गिविंग अ साइटेशन, उसका हवाला देना, बट नॉट यूजिंग कोटेशन मार्क, लेकिन आपने कोटेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया। यूजिंग समथिंग दैट यू थिंक ऑफ हैज़ जनरल आइडिया, फॉर एग्जांपल लार्ज एरियाज ऑफ रेन फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन। तो ये अगर जनरल आइडिया को आप यूज़ करते हो तो कैसे होगा।
using a paragraph from an essay you wrote and had marked the previous semester without citation। मसलन एक आपने ऐसे लिखा किसी टॉपिक के ऊपर, जब आप दूसरा कोई ऐसे लिख रहे थे तो आपने उस टॉपिक जो कि आपने पहले अपना ऐसे लिखा था उसी में से, आपके अपने ऐसे में से आपने कॉपी किया और उठा के आपने अपने उस दूसरे में डाला, उसको नया बार करा के पेश कर दिया, तो क्या ये भी प्लेजरिज्म की सूरत में आएगा? यूजिंग द रिजल्ट, या ये प्लेजरिज्म की दूसरी सूरत हो सकती है। ये नहीं आप कह सकते कि जी ये तो मेरा अपना था, नहीं। जब आप ओरिजिनल नई चीज़ ले रहे हैं तो आप जब पिछले का हवाला देंगे, पिछले अपने ही आर्टिकल का लिखेंगे या अपने ही कोई टेक्स्ट आप उठाएंगे तो आप देंगे कि जी ये मेरा अपना था और ये फ़लाँ टॉपिक और फ़लाँ डेट को मैंने लिखा था। यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर ओन रिसर्च फ्राम अ सर्वे विदाउट साइटेशन, ये भी बिल्कुल उसी किस्म की हो सकती है कि आप अपने ही रिसर्च का रिजल्ट्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और अब वहाँ पे आप हवाला नहीं देते कि ये मेरा इस वक्त ओरिजिनल काम है या आपका प्रीवियस कोई काम था। डिस्कसिंग एन एसे टॉपिक विद अ ग्रुप ऑफ क्लासमेट, आपके टीचर्स ने आपको कहा कि जी ये आप ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप के अंदर आप उन्होंने टॉपिक दिया और उसके ऊपर सब ने काम किया। आपने क्या किया जी, यूजिंग सम ऑफ देयर आइडियाज़ इन योर ओन वर्क, और आपने कुछ जो ABC का कुछ आर्टिकल मसलन ABC बैठे थे वहाँ पे और आपने वहाँ से उनके आइडिया को लेके अपना आइडिया बना के आपने पेश कर दिया, तो ये भी प्लेजरिज्म की शक्ल हो सकती है। तो गिविंग अ साइटेशन फॉर सम इन्फॉर्मेशन बट मिस स्पेलिंग द ऑथर नेम, आपने साइटेशन तो दी किसी भी इन्फॉर्मेशन की, लेकिन जब स्पेलिंग मतलब स्मिथ लिखने की जगह पे आपने सिथ लिख दिया तो डेफिनेटली उसको उसमें से उसको क्रेडिट नहीं जाएगा और इस वजह से ये भी प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आएगा। तो अब ये थोड़ा सा इसको अब मैं देख लूँ। दिस एक्सरसाइज शोज दैट प्लेजरिज्म कैन बी एक्सीडेंटल, ये प्लेजरिज्म बाज़ औक़ात इंसान विलिंगली नहीं कर रहा होता, एक्सीडेंटल हो जाती है। मिसाल के तौर पर सिचुएशन 10 में आप देख लें, गिविंग ए साइटेशन फॉर सम इन्फॉर्मेशन, आपने किसी भी की इन्फॉर्मेशन को हवाला दिया लेकिन आप स्पेलिंग सही लिखना भूल गए, विलिंगली नहीं बल्कि अनविलिंगली कर दिया, तो भी वो कहता है जी कि व्हेन द ऑथर्स नेम इज़ मिसस्पेल्ड इज़ टेक्निकली प्लेजरिज्म बट रियली केयरलेसनेस, लेकिन ये आपकी लापरवाही समझी जाएगी, लेकिन बेसिकली तो ये प्लेजरिज्म ही है। अब इन सिचुएशन 9 योर टीचर मे हैव एनकरेज यू टू डिस्कस द टॉपिक इन ग्रुप्स एंड देन राइट एन एसे ऑन योर ओन इन विच केस इट वुड नॉट बी प्लेजरिज्म। तो वो कहता है जी कि 9 के अंदर अगर आप आएँ तो देखिए कि योर टीचर हैव एनकरेज यू टू डिस्कस द टॉपिक इन ग्रुप्स एंड देन राइट एन एसे ऑन योर ओन इन विच केस इट वुड नॉट बी प्लेजरिज्म। तो इस सूरत में वो कहता है कि प्लेजरिज्म नहीं हो सकती कि डिस्कसिंग एन ऐसे टॉपिक विद अ ग्रुप ऑफ क्लासमेट एंड यूजिंग, हाँ एक सूरत इसमें हो सकती है कि जब आप वो आर्टिकल जब लिखेंगे तो आपका स्टूडेंट जो ग्रुप में बैठा होगा वो आपसे ये कह सकता है कि यार प्लेजरिज्म तो चलो वो फॉर्म में आ गया, लेकिन वो आपसे खफा हो जाएगा कि यार ये तो मेरा आइडिया था और मैंने भी अपने तौर पे इसको लिया और आपने मेरे आइडिया को उधर अपने आइडिया में डाल के और आपने ले लिया, तो इसमें भी ये चीज़ आ सकती है। सेल्फ प्लेजरिज्म इज़ आल्सो थियोरेटिकली पॉसिबल एज इन सिचुएशन 7, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आपने अपना ही आर्टिकल लिखा और फिर आप दूसरा आर्टिकल जो नया लिखने लगे थे उसने आपने पिछला आर्टिकल उठा के उसमें डाल दिया, तो भी ये प्लेजरिज्म की शक्ल हो सकती है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज़ जनरल। अब पॉइंट 6 के अंदर आप आ जाइए, तो पॉइंट 6 क्या था जी, मैं ज़रा थोड़ा सा दोबारा आपको उधर ले जाता हूँ कि यूजिंग समथिंग दैट यू थिंक ऑफ जनरल नॉलेज एंड लार्ज एरिया। मसलन आप ये देखेंगे कि भाई जनरल नॉलेज आप उसको जनरल समझ रहे हो सकता है वो जनरल ना हो। मसलन आप यहाँ पे आ जाएं कि इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज़ जनरल और कॉमन नॉलेज, तो इस सूरत में भी ये प्लेजरिज्म होगा। बट यू कैन ऑलवेज ट्राई आस्किंग कुलीग्स, लेकिन आप वो कहता है जी आपको ये वो पॉइंट सिचुएशन थी जिसके अंदर बंदे को समझ बाज़ औक़ात आ जाती है कि यार ये प्लेजरिज्म की एक शक्ल है जो कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर बाज़ औक़ात विलिंगली और बाज़ औक़ात अनविलिंगली ये हम करते हैं। तो उम्मीद है आपको इसमें समझ आ रही होगी कि बेसिकली प्लेजरिज्म ज़रूरी था और किस तरीके से स्टूडेंट्स अपनी उस मेहनत को किसी ठिकाने लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए और अच्छी लगे तो आप उसको काइंडली शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।